हमारी शादी हुई तो वो सिर्फ 18 साल की थी और हमारी शादी की पहली रात थी। ये ऐसी अल्लड़ मासूम निष्पाप लड़की कैसे होगा इस लड़की का। मुझसे बराबर 8 साल छोटी थी। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन होकर सेटल होने तक मेरी उम्र 26 साल हो गई थी और माँ ने मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। किसी का रंग तो किसी का रूप, किसी की लंबाई देख माँ रिश्ते के लिए मना कर देती थी। इन सब से मैं तंग आ चुका था। अब तो शादी के नाम से भी गुस्सा आ जाता था। कभी मैं जिस लड़की को पसंद करता तो माँ को पसंद नहीं आती, तो कभी माँ जिस लड़की को पसंद करती वो मुझे पसंद नहीं आती। आखिरकार मैंने परेशान होकर माँ से कहा कि मुझे अब ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाएगी। बॉस भी अब चिल्लाने लग जाएंगे। अब तुम ही कोई लड़की पसंद करो, तुम जिससे कहोगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। फिर क्या था, माँ खुश हो गई ये सुनकर और फिर माँ ने एक लड़की पसंद की। देखने का कार्यक्रम हुआ और जल्दबाजी में हम दोनों की शादी हो गई। वो सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और मैं एक नई जिम्मेदारी में फंस गया था। शादी के बाद मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा वो कमरे में बैठकर बर्तन और गिफ्ट्स गिन रही थी। किसने क्या दिया इसी का संशोधन चल रहा था। मैंने हाथ में लिए गुलाब के फूल को एक कोने में फेंक दिया और देखने लगा कि आखिर वो कर क्या रही है। बड़ी देर के बाद उसने ऊपर देखा और बोली, आप कब आए? हो गया 1 घंटे से ज़्यादा। ये क्या ढूंढ रही हो तुम, और वो भी इस समय? क्या मतलब, किसने क्या दिया है ये देखना चाहिए ना। बस वही देख रही थी। पर तुम्हें किसने कहा ये सब करने के लिए? किसने मतलब? मेरी माँ ने। ये सुनकर मैंने अपने हाथ अपने माथे पर लगा लिया और मन में यही विचार आया कि पहले मेरी माँ और अब इसकी माँ। आखिर ये सितम मेरे साथ ही क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, आपका सिर दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो चलो एक काम करो ना। ये सुनकर मुझे खुशी हुई और जैसे ही मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा उतने में वो बोली, एक काम कीजिए, वो गिफ्ट और बर्तन इधर लाइए, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। मैंने उसकी तरफ वो बर्तन और गिफ्ट कर दिए। फिर उसने मुझे एक पेन और एक पेपर पकड़ाया। शायद ये पेन और कॉपी उसकी माँ ने दिया होगा। ऑफिस में मैं औरों से नोट करने के लिए कहता था और यहाँ ये मुझसे नोट करने के लिए कह रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या ये लिस्ट तुम्हारे यहाँ आज की रात ही बनाई जाती है? फिर याद नहीं रहता ना। अब मैं आपको जैसा कहती जाऊँ वैसा लिखते जाना। उसे शायद आज याद नहीं था कि हमारी सुहाग रात थी। सुबह 5 बजे तक मैं लिखे ही जा रहा था और वो बताए जा रही थी। सुबह की ठंडी हवा के कारण और रात के जागरण से मैं वहीं बैठे बैठे सो गया। सुबह माँ के चिल्लाने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने आँख खोलकर देखा तो मैं नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था और वो वहाँ से चली गई थी। मेरी माँ उसकी माँ का जाहिर है उद्धार कर रही थी। अब मेरी पत्नी ने कौन सा कारनामा किया ये देखने के लिए मैं घबराकर उठकर देखने लगा तो माँ गुस्से में मुझे देखे जा रही थी और फिर कमरे से बाहर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि मेरी पत्नी खुशी को मासिक धर्म आ गया था और उसे पता ही नहीं चला कि वो जहाँ बैठी थी वहाँ दाग पड़ गए थे। उसे पहले लगा कि शायद कहीं चोट लगी होगी और उसी के धब्बे होंगे, पर बाद में जब पीरियड्स के बारे में पता चला तो माँ बहुत आग बबूला हो गई थी और इसी वजह से उसकी माँ का ज़ोर ज़ोर से उद्धार कर रही थी। इतनी बड़ी हो गई इसे इतनी भी समझ नहीं, और उसकी माँ वो बस बड़ी बड़ी बातें बनवा लो उससे। मेरी माँ ने खुद उसे पसंद किया था और अब उसके और उसकी माँ के नाम से सुबह से ही कीर्तन शुरू कर दिया था। मैंने माँ से कहा, माँ तुमने ही तो पसंद किया था ना, अब क्या हो गया? इतना सुनते ही माँ शांत हो गई। आगे कोई तमाशा ना हो इसीलिए मैं उसे अपने साथ शहर ले आया। सुबह जल्दी पहुँच गए थे तो आते समय साथ में दूध की थैली भी ले ली। सोचा गरम गरम चाय पीकर सफ़र की थकावट दूर हो जाएगी, इसलिए खुशी को चाय बनाने के लिए कहा, पर वो मुझे देखती ही रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो सिर पर पल्लू लेकर किचन में चली गई। काफ़ी देर तक चाय नहीं आई इसलिए मैं किचन में ही चला गया। देखा तो वो स्टोव के सामने बैठी रोए जा रही थी। उसकी आंखें रोकर लाल हो गई थी। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाया। मैंने फिर से थोड़ी कड़क आवाज़ में पूछा तो कहने लगी, मैंने कभी इससे पहले स्टोव नहीं जलाया है।
मैंने फिर अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखाता हूँ। इतना सुन वो छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस गई। मैंने उसे स्टोव जलाना सिखाया और साथ में ही उसे चाय बनानी भी सिखाई। दोनों ने अच्छे से चाय पी। उसे कुछ भी नहीं आता, ये मेरी समझ में आ गया था। दोपहर के खाने का सवाल अब मेरे सामने खड़ा हो गया था। मैंने उससे धीरे से कहा, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती पर सीख गई ना। अच्छा, फिर दोपहर के खाने का क्या करोगी? इतना पूछते ही उसकी आंखें भर गई थीं। आंखों से तो मानो गंगा जमुना बह रही हो। मुझे चिंता सताने लगी। एक पल लगा कि उसे उसकी माँ की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उससे पूछा, मम्मी की याद आ रही है क्या? उतने में वो आंखें बड़ी करके और जोर जोर से रोने लगी। अरे, मैं अपनी माँ नहीं, तुम्हारी माँ के बारे में पूछ रहा हूँ। ये सुनते ही वो खुश हो गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाया। क्या हुआ, लड़ाई हो गई क्या? तेरी आवाज़ को क्या हुआ? ऐसे अनेक सवाल उसकी माँ ने उससे किए। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, बस तुमने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, बस पढ़ाई करना सिखाया। कोई बात हो गई क्या बेटा? नहीं माँ, मुझे सुबह चाय बनानी भी नहीं आई और स्टोव जलाना भी नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तुम्हारी 10वीं की परीक्षा और तुम्हारी शादी, सब कुछ तो एक साथ ही आ गया था। ये बात तो साफ हो गई थी कि इस अल्लड़ लड़की को कुछ नहीं आता। मैं वहाँ से उठा और आटा गूंथने किचन में चला गया। धीरे धीरे मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया। कुछ तो वो मुझसे सीखी और कुछ उसकी माँ फ़ोन पर बता देती थी। अब मेरी पत्नी खाना बनाना ही क्या, बल्कि घर के बाकी काम भी अच्छे तरीके से सीख गई थी। यहाँ तक कि पैसों का व्यवहार कैसे किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, सब कुछ। आगे अभी उसे और क्या सीखना होगा, ये तो बस अब भगवान ही जानता था। शादी के बाद बिना वजह तांडव करने से ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को समझना। इतनी पढ़ी लिखी लड़की को खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर आज के समय में लड़कियां पढ़ाई कर रही होती हैं, इसलिए इन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता। और लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी ये सब कुछ आना ही चाहिए। शादी के बाद पत्नी को शहर लेकर आना मतलब एक घर तो चाहिए। शहर में नौकरी मिल जाएगी, पर घर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी कोशिशों के बाद एक घर मिल गया था। थोड़ा पुराना था, पर ठीक ठाक था। सामान रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी थी। 2 कमरों का घर था वो। उस समय मैं जिस संस्था में काम करता था, उसके मैनेजर गांव में रहते थे। शनिवार रविवार को ही आते थे और हम शिक्षकों को लेकर मीटिंग करते थे। ये मीटिंग करीब शाम को 7 बजे से रात के 10 साढ़े 10 बजे तक चलती थी। मेरी पत्नी शहर में अकेली थी और अगल बगल भी ज़्यादा कोई नहीं था, जिस वजह से वो अकेले रहने में डरती थी। एक दिन वो घर में अकेली थी और करीब रात के 9 बजे किसी के दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। अब कौन होगा, इस ख्याल से ही वो डर गई थी और वही वो एक जगह पर बैठी रही। जब मैं देर रात आया तो वो रोने लगी। मैंने उससे कहा कि गली का कोई जानवर होगा। ऐसे ही एक बार हम 2 दिन के लिए गांव चले गए और जब लौटकर आए तो घर का सब सामान बिखरा पड़ा था। हमारा पूरा घर भूत बंगला लग रहा था। खैर, दिक्कत एक और भी थी। उस घर का बाथरूम भी टूटा फूटा था। हम दोनों जैसे तैसे एडजस्ट करके बाथरूम इस्तेमाल करते थे, पर दिक्कत ये थी, शायद हमारे बाथरूम का पानी धीरे धीरे उस मंदिर के परिसर में जा रहा था। उसी दौरान खुशी की तबीयत बिगड़ गई। जब वो अपने मायके गई तो उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने उसे किसी बाबा जी के पास ले गई। तब उस आदमी ने ये कहा कि आपके बाथरूम का पानी उस मंदिर के बगल में जो कुआं है वहाँ जाता है, और जिस वजह से आपकी खुशी को ये सारी परेशानी है, क्योंकि शायद उसमें मासिक धर्म का पानी भी जाता होगा। मुझे ये सब सुनकर थोड़ी हैरानी भी हुई कि उस आदमी को इतनी दूर की बात कैसे पता। खैर, खुशी को उससे फर्क पड़ गया था और वो ठीक हो गई। कुछ समय के बाद हमने खुद का घर भी ले लिया, लेकिन उसके लिए खुशी ने अपने जेवर बेच दिए थे। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए बीएससी में दाखिला लिया और फिर 3 सालों के लिए हॉस्टल में रहने चली गई। नई नई शादी में हम दोनों को विरह सहन करना पड़ रहा था। उस समय कोई फ़ोन नहीं था, इसीलिए हम पत्र लिखकर अपने मन की बात साझा कर लेते थे। उस समय मैंने खुशी को बहुत ही सुंदर पत्र लिखे थे। सच कहूँ तो शादी के बाद वो एक तरह के प्रेम पत्र ही थे। शादी के बाद
प्रेम पत्र लिखने वाला शायद मैं अकेला ही था, और वे पत्र उसने आज तक संभाल कर रखे हुए हैं। वो सब हमारी पुरानी यादें थीं। विरह में प्रेम की बरसात करने वाली वो चिट्ठियाँ। आज के मोबाइल के युग में वो आनंद मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उन चिट्ठियों को लिखने की खुशी कुछ अलग ही होती है। और उसके साथ साथ चिट्ठी का इंतज़ार करना, पोस्टमैन की राह तकना कि वो कब चिट्ठी लेकर आएगा। और उसमें शादी के शुरुआती दिन तो बहुत ही खास होते हैं। अभी भी वो बहुत कष्ट झेल रही थी, पर आज तक कभी कुछ नहीं कहा। कुछ सालों के बाद मैं अपने दोस्त की बेटी की शादी में गया हुआ था। उसे देख मुझे हमारी शादी का प्रसंग याद आ गया था। सुबह सुबह लड़की के पिता का संदेश आया कि लड़की देखने के लिए आ जाइए। हम सभी तुरंत लड़की को देखने के लिए निकल पड़े। उसके घर पहुंचने पर मुझे एक तय जगह पर बिठाया गया। उसकी वजह मुझे बाद में पता चली। उस लड़की को पहले दादा दादी ने देखा, फिर माँ और पिताजी ने, और फिर मैंने। ऐसे 3 बार देखने की वजह से लड़की और लड़की वालों को गुस्सा आ गया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे ऐसी जगह बिठाया जहाँ चादर के नीचे पापड़ बिछाए हुए थे, मेरी फजीती कराने के लिए। पर मैं इतना भी बुद्धू नहीं था। मैं भी उतनी ही चालाकी के साथ एक किनारे बैठ गया। उतने में प्यारी सी आवाज़ मेरे कान में पड़ी, पानी लीजिए। सामने देखा तो ट्रे लेकर एक सुंदर लड़की खड़ी थी। मैंने जैसे ही पानी का गिलास उठाया, वो तुरंत वहाँ से चली गई। लड़की के पिता सामने ही बैठे थे, जिस वजह से मुझे उसे ठीक से देखना बन नहीं पा रहा था। फिर सोचा कि जब चाय लेकर आएगी तब फिर से देख लूँगा, पर इस बार कोई और ही लड़की चाय लेकर आई। मुझे तो धक्का सा लगा कि इन्होंने कहीं स्वयंवर तो नहीं शुरू कर दिया। 2 लड़कियां दिखाकर कह दे कि इनमें से कोई भी पसंद कर लो। इन दोनों लड़कियों में से कौन सी पसंद करूं, यही सोच सोचकर मुझे चिंता हुए जा रही थी। उतने में किसी ने कहा, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। और मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके अल्लड़पन का मुझे ज़रा ताज्जुब सा हुआ। और यही वो लड़की है जिसे मैं देखने आया था। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका गोरा रंग और घुंघराले बाल उसका रूप और बढ़ा रहे थे। मैं उसे देखे जा रहा था। उतने में उसके पापा फिर बोले, आपको कुछ पूछना है क्या? मैंने एक ही सवाल किया और वो हंसकर शर्माते हुए अंदर चली गई। उसके बाद हम सभी बस स्टैंड आ गए और फिर घर पर उसके पापा ने उससे पूछा, तुम्हें लड़का पसंद है क्या? तो वो बोली, मैंने तो लड़का देखा ही नहीं। उसके पापा ने सिर पकड़ लिया और फिर उसे उसके भाई के साथ बस स्टैंड पर भेजा, जहाँ पर वो दोनों एक खड़ी हुई बस की आड़ से मुझे देखे जा रहे थे। किसे देखा पता नहीं, बस हाँ हाँ कहती हुई वो घर गई। उसका यही अल्लड़पन मैंने बहुत एंजॉय किया। पर असल दुनिया में बहुत नियम कायदे होते हैं। खाना बनाना आता है या नहीं, रोटी बनानी आती है या नहीं, वगैरह वगैरह। ऐसे कई सवाल घर वालों ने किए, पर उसकी वो क्या जवाब देती, क्योंकि उसे इसमें से कुछ भी नहीं आता था। फिर मैंने उसे सिखाया कि रोटियां कैसे बनाते हैं, सब्जियां कैसे बनाते हैं, और भी बहुत कुछ। हम दोनों एक साथ खाना बनाते थे और एक साथ ही बड़े प्यार से खाते थे। उसमें हमें बहुत खुशी मिलती थी। कभी कोई चिड़चिड़ नहीं की और ना ही कोई गुस्सा। उसने भी सब कुछ धैर्य से सीखा। हमेशा एक दूसरे की हर काम में मदद भी की। कभी वो सब्जी बना लेती तो कभी मैं रोटी बना लेता था। ऐसा सहज और सुंदर जीवन हमने जिया। सच कहूँ तो पत्नी चाहे कैसी भी हो, अल्लड़ हो या ना हो, पर एक दूसरे को समझ लेना, इसी से जीवन में रंग आता है। और यही सच है। दोस्त की बेटी की शादी हो गई थी और जब वो मुझसे आशीर्वाद लेने आई तब उसकी आवाज़ से मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। कई समय तक मैं अपनी शादी और अपनी गृहस्थी के विचारों में ही खोया हुआ था। दोस्तों, शादी एक दूसरे की गलती निकालने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।